कहानी की शुरुआत में हमें एक वीरान दुनिया दिखाई जाती है क्योंकि बहुत से लोग एक वायरस की वजह से मर चुके हैं। उसी इन्फेक्शन ने इंसानों को भी ख़त्म कर दिया है। जानवरों पर इस इन्फेक्शन का कोई असर नहीं हुआ है। अब सड़कों पर ट्रैफिक नहीं है, फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी है। लंबे वक्त से प्रदूषण न होने के कारण प्रकृति ने खुद को दोबारा जिंदा कर लिया है। आज हर तरफ हरियाली है, इसलिए जानवर इस वातावरण में बहुत ही आराम से ज़िंदगी बिता रहे हैं। वही कुछ इंसान अभी भी धरती पर जिंदा बचे हैं, जिनकी सर्वाइवल नॉलेज बहुत अच्छी है। इन्हीं चंद बचे हुए लोगों में से हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एडी है। वह बचपन से ही अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ भी इस वायरस से मर चुकी है, लेकिन एडी जिंदा बच गया है क्योंकि उसके अंकल बचपन से ही उसे सर्वाइवल वाली किताबें भेजा करते थे। उन्हीं किताबों की वजह से आज एडी जिंदा बच गया है। अब वह अपने पुराने घर में नहीं रहता है क्योंकि उसका घर पूरी तरीके से कबाड़ बन चुका है। सिर्फ उसी का घर नहीं, यहाँ पर लगभग हर एक चीज़ बर्बाद हो चुकी है। एडी अपने घर के बाहर एक छोटे से बंकर में रहता है। उसके पास खाने पीने का सामान जरूर है, लेकिन वह ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। वह हर रोज़ अपनी साइकिल पर बैठकर आसपास के इलाके में ज़रूरत का सामान ढूंढने के लिए निकलता है। इस काम के दौरान घरों के अंदर डेड बॉडीज मिलना अब उसके लिए एक आम बात हो चुकी है। एडी इस इलाके में रहने वाला अकेला ही इंसान है और उसने अपने पूरे इलाके को पूरी तरीके से छान लिया है। उसके आसपास अब उसकी ज़रूरत का सामान लगभग ख़त्म हो चुका है। उसके पास सिर्फ एक साइकिल बची है। वह ज़्यादा दूर तक जाना नहीं चाहता है क्योंकि उसे डर है कि अगर कहीं दूर जाने पर उसे कोई इंसान मिल गया तो शायद भूख के मारे वो एडी को ही मारकर ना खा जाए। एडी अपनी ज़िंदगी में बेहद बोर हो चुका है। टाइम पास करने के लिए मोबाइल भी नहीं चला सकता है क्योंकि अब इस दुनिया में ना बिजली बची है और ना ही बिजली बनाने वाले लोग। उसके पास जितनी भी किताबें थी वह सारी पढ़ चुका है। अब वह समय बिताने के लिए गार्डनिंग करता है। काफ़ी महीनों की मेहनत के बाद उसने थोड़ी सब्जियां उगाई थी और इस छोटी सफलता के बाद वह बहुत ज़्यादा खुश होता है। रात को जब वह खुले आसमान के नीचे लेटा होता है तभी अचानक उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। घबराकर वह तुरंत अपने बंकर के अंदर चला जाता है। सुबह होते ही रोज की तरह वह अपनी साइकिल लेकर जरूरत का सामान तलाशने के लिए निकल पड़ता है। इसी दौरान उसे एक घर की छत पर एक छोटा सा सोलर पैनल दिखाई देता है। यह देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वह उस सोलर पैनल को अपने घर ले आता है और उससे अपना फ़ोन चार्ज करता है। फ़ोन चार्ज करने के बाद वह उसमें गाने सुनता है और उन्हें एंजॉय करता है। इसके बाद वह अपने फ़ोन में अपनी माँ की कुछ पुरानी वीडियो देखता है और बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वह बहुत समय बाद अपनी माँ को देख पा रहा होता है, लेकिन फिर भी वह उनसे बात नहीं कर सकता है। वह वीडियो तब तक देखता है जब तक उसका फ़ोन दोबारा से बंद नहीं हो जाता है। इसके बाद वह गार्डन में जाता है और उसे पता चलता है कि रात को उसने जो आवाज़ें सुनी थी वो जानवरों की थी और उन्हें जानवरों ने उसकी उगाई हुई सारी सब्जियां बर्बाद कर दी है। यह सब देखकर वह आश्चर्यचकित रह जाता है और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। अब वह उन बर्बाद हुई सब्जियों के बीज इकट्ठा कर लेता है ताकि वह उन पर दोबारा सब्जियाँ उगा सके, लेकिन यह सोच कर कि अब फिर से महीनों तक इंतजार करना पड़ेगा, उसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में आकर वह खुद पर काबू नहीं रख पाता है और अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार देता है। उसके जख्म से खून बहने लगता है जिससे इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ गया है। अब वह जानता है कि अगर इलाज नहीं हुआ तो इन्फेक्शन से वह मर भी सकता है। इसलिए वह फ़ौरन अपनी सर्वाइवल वाली किताबों की मदद लेता है और उन्हें पढ़कर अपने लिए मेडिसिन बनाता है और अपने जख्म पर दवा लगाता है। रात को जब वह अपने बंकर में होता है तो अपने अंकल और एक आंटी की पुरानी फ़ोटो को देखता है और वह सोचता है कि हो सकता है कि वो अभी भी जिंदा हो। आखिर उनकी सर्वाइवल स्किल बहुत बेहतरीन थी। उन्होंने ही तो मुझे जीने का तरीका सिखाया था। वह खुद से सवाल करता है कि क्यों ना मैं उनके पास चला जाऊं, शायद ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए। लेकिन मुश्किल यह थी कि एक साइकिल पर इतना लंबा सफ़र तय करना कोई आसान बात नहीं थी। फिर भी वह एक पूरा प्लान बनाता है और रोड मैप की मदद से एक रूट तैयार करता है जिसे फॉलो करते हुए वह अपने अंकल के घर तक पहुँच सकता है। यह सफ़र 2 हफ्तों तक लंबा हो सकता है। यह रात उसके लिए बहुत कठिन थी क्योंकि उसे अपना घर छोड़ना पड़ रहा था, वही घर जहाँ पर उसने सालों की मेहनत से चीज़ें जमा की थी। अगली सुबह एडी सफ़र पर निकल पड़ता है। वह सुबह से शाम तक साइकिल चलाता है। रात में वह किसी सुरक्षित जगह पर एक टेंट लगाकर सो जाता है। रास्ते में जो भी खाने पीने का सामान उसके पास था वह उसी का इस्तेमाल करता है। अच्छी बात यह थी कि अगर रास्ते में कोई इमारत दिख जाती तो वह वहाँ से कुछ सामान मिल जाया करता था। पहला हफ्ता ठीक ठाक गुजरता है, लेकिन एक सुबह जब वह उठता है तो देखता है कि एक हिरण ने उसके सारे पानी के कंटेनर को गिरा दिया है। इतना ही नहीं, उस हिरण ने उसके सोलर चार्जर को भी तोड़ दिया होता है, वही चार्जर जिससे वह अपना फ़ोन चार्ज किया करता था। यह देखकर एडी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह अपनी पिस्टल निकालता है और सारी गोलियां गुस्से में हवा में चला देता है। गोलियां खत्म होने के बाद उसे पछतावा होता है कि मैंने ये क्या कर दिया। अगले दिन वह फिर से आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे एक नदी मिलती है। पानी देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। कम से कम अब उसका पानी का इंतजाम दोबारा हो गया है। वह कुछ पानी भरता है और फिर आगे बढ़ने लगता है। एक कच्चे रास्ते पर चढ़ते वक्त अपनी साइकिल को वह तेज़ी से चला रहा होता है। तभी अचानक साइकिल डगमगाकर एक गड्ढे में गिर जाती है। यह गड्ढा ऊपर से कुछ चीज़ों से ढका हुआ होता है जिससे साफ जाहिर होता है कि यह कोई ट्रैप था।
वह खुद को संभालने की कोशिश करता है और गड्ढे से बाहर निकलने की कई बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार वह असफल होता है। मदद की उम्मीद में वह अपने पास बचे हुए फायर क्रैकर्स भी चलाता है ताकि कोई उन्हें देखकर उसकी मदद के लिए यहाँ पर आए, लेकिन कोई नहीं आता है। सुबह होते ही एडी को एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने बिना सोचे समझे उस दिशा में गोलियां चला दी। सामने एक लड़की खड़ी थी जो गोली से बच गई। वह लड़की एडी से बोली कि मेरा नाम एवा है, यह गन मुझे दे दो, मैं तुम्हें इस गड्ढे से निकालने में मदद करूंगी। एडी को उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है तो उसने गन एवा को दे दी। हालांकि वह इतना नासमझ नहीं था कि वह गन के साथ गोलियां भी दे दे। गन लेकर एवा ने एडी से कहा कि पहले ये साबित करो कि तुम इन्फेक्टेड नहीं हो। इस पर एडी ने टी शर्ट ऊपर करके दिखाया। उसकी बॉडी पर कोई भी इन्फेक्शन का निशान नहीं था। एवा भी गुजर के स्वस्थ थी। एवा ने एडी को गड्ढे से बाहर निकाला और उससे गोलियों की मांग की, लेकिन एडी ने मना कर दिया। फिर वो दोनों सो गए। अगली सुबह एडी की नींद खुली तो उसने देखा कि एवा ने उसके गले पर चाकू रखा हुआ है और उससे गोलियों की मांग कर रही है। मजबूर होकर एडी ने उसे गोलियां दे दी। एवा ने गन लोड की और वहां से भाग गई। एडी को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी एडी को 3 आदमियों की आवाज़ सुनाई दी। उसे समझ आ गया कि शायद एवा उन्हीं से बचकर भाग रही है। वे तीनों हथियारों से लैस थे और खतरनाक भी लग रहे थे। एडी घास में छुपकर उन्हें देख रहा था, जबकि दूसरी तरफ एवा एक पेड़ पर चढ़कर उस पर गन ताने हुए थी। तभी उन आदमियों की नज़र एडी के कैंप पर पड़ती है। वे ये जानना चाहते हैं कि इस कैंप में आखिर रहता कौन है। एडी को डर होता है कि कैंप की तलाश करते करते वे एवा तक न पहुंच जाए। उसने तुरंत कुछ फूलों से अपनी बॉडी पर इन्फेक्शन जैसे निशान बना लिए और जमीन पर ऐसे लेट गया कि जैसे वो इन्फेक्शन से मर चुका है। एडी का प्लान काम कर गया। आदमियों ने समझा कि कैंप में रहने वाला व्यक्ति इन्फेक्शन से मर चुका है, इसलिए वे वहाँ से चले गए। एडी और एवा ने दोबारा अपना कैंप लगाया और वहीं एडी को पता चलता है कि एवा प्रेग्नेंट है। उसने एवा से उसके पति के बारे में पूछा तो एवा ने बताया कि वह इन्फेक्शन से मर चुका है। अगली सुबह एडी कहीं से 2 साइकिलों का इंतजाम कर लाया। अब वह एवा को अपने साथ लेकर जाना चाहता था। अब एडी ने अपने अंकल तक पहुंचने का रूट देखा और उसे बताया कि अभी वहां पहुंचने में 1 हफ्ते का समय लगने वाला है, लेकिन एवा वहां जाने को तैयार नहीं थी क्योंकि उसके अनुसार वह रास्ता सुरक्षित नहीं था। एडी ने उसे समझाया कि एक बार अगर हम वहां पहुंच गए तो उसके अंकल के साथ सुरक्षित रह सकेंगे। उसने एवा से कहा कि अगर वह साथ नहीं चलेगी तो वह अकेला ही चला जाएगा। एवा के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वह भी साथ चलने को तैयार हो गई। प्रेग्नेंट होने के कारण साइकिल चलाने में एवा को थोड़ी परेशानी हो रही थी, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अब वे पूरा दिन साइकिल चलाते और बीच बीच में शिकार भी करते, क्योंकि पहले जो उनके पास खाना था वो उन तीनों लुटेरों ने लूट लिया था। बावजूद इसके एडी बहुत खुश था क्योंकि सब एवा के साथ मिल गया था। धीरे धीरे एडी को एवा पसंद आने लगी। अब उसे सब कुछ बेहद खूबसूरत लगने लगा, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे तीनों खतरनाक आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। एडी एवा का बहुत ध्यान रखता है, जिससे एवा को भी एडी पसंद आने लगा। सफ़र के दौरान उन्हें एक तालाब मिलता है। एडी ने झट से तालाब में छलांग लगा दी और तैरने के बाद जब वो वहाँ से बाहर निकला तो वो देखता है कि उन तीनों आदमियों में से एक आदमी वहीं पर खड़ा है और वह एडी से एवा के बारे में पूछता है और कहता है कि हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, बस एवा को हमारे हवाले कर दो, हम उसे मारेंगे नहीं। हमें तो सिर्फ एक लड़की चाहिए जो बच्चा पैदा कर सके और दुनिया को आगे बढ़ा सके। अगर एवा को नहीं सौंपा तो हम तुम्हें मार देंगे। लेकिन एडी ने एवा को सौंपने से इनकार कर दिया क्योंकि अब वो उससे प्यार करने लगा है और अब एडी बिना डरे अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता रहता है। और आखिरकार कुछ दिनों के सफ़र के बाद एडी के अंकल के घर वो पहुंच जाते हैं। वहाँ एवा बहुत खुश थी क्योंकि उसे आराम से सोने के लिए बिस्तर और खाने के लिए खाना मिल गया था। लेकिन एडी के मन में बेचैनी थी क्योंकि घर पहुंचने के बाद भी अंकल का कोई अता पता नहीं था। एडी जब घर के बाहर अपने अंकल को ढूंढ रहा था तभी उसकी नज़र एक कब्र पर पड़ती है, तो वह समझ जाता है कि उसके अंकल अभी दुनिया में नहीं रहे हैं। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी होती है। एडी को एहसास हुआ कि उसने अपने अंकल के भरोसे पर ही उन तीनों आदमियों से दुश्मनी मोल ले ली थी। इस सच्चाई ने उसे भीतर से झकझोर दिया है। निराश और उदास एडी एवा के पास गया और उन आदमियों के बारे में पूछने लगा कि वे अभी भी उनके पीछे क्यों पड़े हैं। एवा ने बताया कि जब उन तीनों का भाई उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है तो उसने उसे मार डाला और वह वहाँ से भाग निकली। लेकिन एवा ने इस घटना के बारे में ज़्यादा बताने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर एडी और एवा में बहस हो गई। तभी वे तीनों आदमी उनका पीछा करते हुए एडी के अंकल के घर तक पहुँच जाते हैं। एडी जब अपना सामान लेकर बाहर निकला तो उसने खुद को उन तीनों आदमियों के सामने पाया। उन्होंने एडी पर बंदूक तान दी और कहा कि एवा को हमारे हवाले कर दो, तुम चाहो तो हम एवा को शेयर कर सकते हैं। लेकिन एडी ने उनके गंदे इरादों में शामिल होने से इनकार कर दिया। वह अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागा और हवा में एक फायर कर दिया ताकि एवा सतर्क हो जाए। एडी जब वहाँ से भाग रहा होता है तभी उनमें से एक आदमी उसे पकड़ लेता है। इससे पहले कि भी एडी को मार डाले, अचानक से पीछे कोई उस पर हमला कर देता है और उसे मार गिराता है। यह कोई और नहीं बल्कि एडी की आंटी थी। अब बचे थे सिर्फ 2 आदमी। उनमें से एक एवा के पास पहुंच चुका है।
जबकि दूसरा उन्हें मारने के इरादे पर दौड़ रहा होता है। तभी अचानक एडी के आंटी के लगाए हुए जाल में फंसकर उनमें से एक आदमी अपना दम तोड़ देता है। अब एडी और उसकी आंटी एवा को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन एवा के पास खड़ा हुआ आखिरी आदमी उन पर गोली चला देता है, जो आंटी के कंधे में लग जाती है। वह एक और गोली चलाने वाला ही होता है कि एडी अचानक से वहाँ से भाग जाता है। आदमी इस मौके का फायदा उठाकर एवा पर अपना गुस्सा उतारने लगता है और उसके पेट पर जोर जोर से लाते मारने लगता है। एडी जो पास में छुपा हुआ था यह सब देख रहा था। वह शोर मचाकर उस आदमी का ध्यान बटाने की कोशिश करता है। तभी मौका पाकर एवा पीछे से एक तीर चलाकर उस आदमी को मार देती है और इस तरीके से उन तीनों का अंत हो जाता है। इसके बाद एडी और एवा उसके आंटी के साथ मिलकर रहने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। जय हिंद।